नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम में इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो अभी तक आपके नहीं जुड़ पाए हैं तो वो लोग जुड़ सकें, उन लोगों तक भी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करेंगे इसी के साथ आज की क्लास को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको कुछ सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन सिद्धांतों से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और आपको कोट के आधार पर सही विकल्प की पहचान करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बिग बैंग थ्योरी, साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत और सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तो एक तरफ सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। कॉपरनिकस, जॉर्ज लेमैत्रे, एलन संडेज और थॉमस गोल्डवा, हरमन बांडी। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प तक पहुंचना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। पहले प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो बिग बैंग थ्योरी की अगर हम लोग बात करेंगे, बिग बैंग थ्योरी को क्या करते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या कर लें, अगर हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सबसे बेहतरीन वाला, जो सबसे श्रेष्ठ जो सिद्धांत माना जाता है वो बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं तो बिग बैंग थ्योरी या फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। ठीक। और ये सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत दिया है जॉर्ज लेमैत्रे ने। तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा हो जाएगा। अब पहले का दूसरा आपको ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है और ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन संख्या बी और ऑप्शन संख्या डी जो है ये गलत है। अब या तो ऑप्शन संख्या ए आंसर होगा या फिर ऑप्शन संख्या सी आंसर होगा। ठीक है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको पता है केपलर और कॉपरनिकस जो है इन लोगों ने बताया था, अपने सिद्धांत में बताया है कि ब्रह्मांड जो हमारा सौर मंडल है तो सौर मंडल का केंद्र क्या है, तो सूर्य है। ये बात केपलर और कॉपरनिकस ने बताई। तो डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें पहले का दूसरा और डी का पहला आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, कौन से, अच्छा यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको डी का पहला दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे साम्यावस्था के सिद्धांत की बात करेंगे, तो साम्यावस्था का जो सिद्धांत है ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा थॉमस गोल्ड व हरमन बांडी का हो जाएगा। और दोलन के अगर हम लोग सिद्धांत की बात कर लेंगे तो दोलन का जो सिद्धांत है ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एलन संडेज का हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और डी का पहला। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है बिग बैंग थ्योरी ये किसने दिया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। ठीक। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, यम प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता को कब समाप्त कर दिया गया। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे 2007 होगा, 2006 होगा, 2009 होगा या फिर 2008 होगा। देखो आपको पता है, अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, तो पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। ठीक है। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, तो 9 ग्रह थी। ठीक है। बाद में आपको पता है कि जो यम है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग प्लूटो भी कहते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्लूटो कहते हैं। इसको बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। ठीक है। क्या कर दिया गया, तो इसको बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई और इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो जब इसको हम लोगों ने निकाल दिया तो अभी हमारे पास कितने, तो हमारे पास 8 ग्रह बचे हैं। ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि यम को, प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में कब मान्यता दी गई या फिर ग्रहों के रूप में उसको कब समाप्त किया गया, 2007 में, 2006 में, 2009 में या फिर 2008
8 में। तो दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्लूटो को यम को ग्रहों के रूप में इसकी मान्यता को कब समाप्त किया गया। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 2006 में। ठीक है, कब, तो 2006 में प्लूटो को यम को बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी गई और ग्रहों की श्रेणी से इसको निकाल दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में हमारे पास कितने, तो वर्तमान में हमारे पास 8 ग्रह हैं। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछ लेगा तो सबसे छोटा ग्रह आप क्या करोगे, आप कहोगे बुध है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप आंसर करोगे बुध है। सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछ रहे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप आंसर करोगे बृहस्पति है। ठीक है, कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप कहोगे बृहस्पति है। ठीक है, अगर आपसे नीला ग्रह पूछ लेगा तो नीला ग्रह आप क्या करोगे, तो नीला ग्रह कहोगे आप पृथ्वी को। ठीक है, किसको करोगे, तो नीला ग्रह कहोगे पृथ्वी को। हरा ग्रह से पूछा जाएगा तो हरा ग्रह कहोगे अरुण और वरुण को। ठीक है, किसको, तो अरुण और वरुण को क्या करते हैं, हरा ग्रह कहा जाएगा। ठीक है, लाल ग्रह अगर आपसे पूछ ले तो लाल ग्रह आप किसको कहोगे, लाल ग्रह आप कर दोगे मंगल को। ठीक है, किसको कर दोगे, तो लाल ग्रह आप कर दोगे मंगल को। और सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछ रहे, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछ लेगा तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो शुक्र को कर दोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए ये हमारी क्या है, तो ये हमारी, ठीक है, क्या कह रहा है, तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी पर क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है। इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी को हम लोग और क्या करते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, सभी नामों से इसी को जानते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से, कितने, तो 23.5 डिग्री से अगर हम लोग बात करेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ से एक रेखा गुजरती है। और ये रेखा जो है, तो ये कौन सी रेखा होती है, तो ये कर्क रेखा होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से एक रेखा गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री से एक रेखा गुजरती है साउथ में। और ये कौन सी रेखा होती है, तो ये मकर रेखा होती है। अब यहाँ पर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर कब पड़ता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर कब पड़ता है, तो आपको आंसर क्या करना है, आपको आंसर करना है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। अगर आपसे पूछ ले मकर रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है, मकर रेखा पर, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे 22 दिसंबर को। ठीक है, मकर रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है, 22 दिसंबर को। और भूमध्य रेखा पर अगर आपसे पूछ रहे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है, भूमध्य रेखा पर अगर आपसे पूछ रहे कि सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे 21 मार्च को। ठीक है, कब कब, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। डायरेक्ट आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाता है कि कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है, मकर रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि दिन और रात की अवधि जब बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर पड़ती हैं। तो याद रखिएगा, जब इस भूमध्य रेखा पर अगर हम लोग बात करेंगे, जब इस भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दोनों गोलार्धों में क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। और भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश कब पड़ रहा है, तो एक तो 21 मार्च को पड़ रहा है और 23 सितंबर को पड़ रहा है। ठीक है, 21 मार्च की अगर हम लोग बात करेंगे तो 21 मार्च को क्या करते हैं, 21 मार्च को आपको याद रखना है बसंत विषु कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो 21 मार्च को बसंत विषु कहा जाता है। और 23 सितंबर की अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी, 23 सितंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो शरद विषु कहा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ आपको कुछ चट्टानों के नाम दिए गए, कुछ पदार्थों के नाम दिए गए, और दूसरी तरफ आपको क्या करना है, तो उनसे संबंधित चीज़ों के नाम दिए गए हैं। तो आपको मिलान करना है। तो ग्रेनाइट है, पेट्रोलियम है, फाइलाइट है और बेसाल्ट है। और दूसरी तरफ अवसादी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। तो जल्दी से सारे लोग मिला दीजिएगा।
मिलान कीजिएगा। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से एक ही निवेदन बार बार करता हूं कि आप लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। और जितने लोग चैनल पर पहली बार हैं तो सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिएगा, ठीक है, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, ठीक। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि आपको जब भी हम लोग लाइव आते हैं या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ हाजिर होते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, ठीक है। आप मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। मैं पर्सनली आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी आग्नेय चट्टान हो जाएगी, ठीक है। पेट्रोलियम अगर हम लोग बात करेंगे, पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, तो ये आपकी अवसादी चट्टान हो जाएगी। इसी तरीके से फाइलाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, तो ये कायांतरित चट्टान हो जाएगी। और बेसाल्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी आग्नेय चट्टान हो जाएगी। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला कहाँ पर दिख रहा है, तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दिएगा, ए आंसर कर देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ आपको ज्वालामुखियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थिति, स्थान या फिर कहेंगे देश के नाम दिए गए हैं जहां पर वो ज्वालामुखी स्थित है, और आपको मिलान करना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एक तरफ आपको ज्वालामुखी के नाम दिए गए और दूसरी तरफ स्थान के नाम दिए गए, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, कटमई ज्वालामुखी, वेसुवियस ज्वालामुखी और माउंट एरेबस ज्वालामुखी। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करो कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। बाकी आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात की है, तो बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं साइंस का एक अलग से सेशन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और ठीक है, कल के बाद से, मतलब आज के ही बाद से, ठीक है, आज के बाद से ही जो है एक क्लास लेता हूँ, ठीक है, एक अलग सेशन शुरू करता हूँ जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो साइंस के, स्पेशली साइंस के ही क्वेश्चंस की मैं क्लास कर रहा हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चंस कराऊँ, ठीक। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, सेशन को आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, फिर जैसा चाहेंगे वैसी चीज़ें होंगी। तो फ्यूजियामा की ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, तो जापान में देखने को मिल जाएगा। पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक। चलिए वेसुवियस ज्वालामुखी की बात करेंगे तो वेसुवियस ज्वालामुखी आपको कहाँ पर, तो ये आपको इटली में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले का तीसरा और तीसरे का पहला कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन संख्या कहाँ पर, ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है। तो बाकी जगहों पर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कटमई ज्वालामुखी की तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको चला जाएगा अमेरिका में देखने को मिल जाएगा। और इरेबस ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको अंटार्कटिका में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, ठीक। इटली में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इटली में देखो आपको 3 ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इटली में अगर हम लोग बात करें तो इटली में आपको 3 ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, तो एक तो आपको वेसुवियस ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो इटली में एक तो आपको वेसुवियस ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो माउंट एटना ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा, तो माउंट एटना ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा। और तीसरा जो है वो कौन सा, तो वो आपको स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इटली में आपको 3 ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे, वेसुवियस, एटना और स्ट्राम्बोली। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है, ध्यान रखिएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो ये है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को क्या करते हैं, तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, किसको, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, ठीक है। भूमध्य सागर का, ठीक है, प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं किसको, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पेनगंगा और वेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पेनगंगा और वेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी की, कृष्णा नदी की, कावेरी नदी की या फिर महानदी की। पेनगंगा और वेनगंगा कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, गोदावरी की, कृष्णा की, कावेरी की या फिर महानदी की। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, पेनगंगा और वेनगंगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आप लोग कर दोगे ए आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोदावरी की सहायक नदियाँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गोदावरी नदी के संदर्भ में बात कर लेते हैं। गोदावरी नदी के संदर्भ में बात कर लेते हैं। गोदावरी नदी जो है, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र में त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करें त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है गोदावरी नदी। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्या है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप आंसर कर दोगे गोदावरी नदी। तीसरी चीज़ आपको इसके संदर्भ में याद रखना है कि जो गोदावरी नदी है इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, तो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहेंगे। चौथी चीज़ आपको इसके संदर्भ में याद रखना है कि गोदावरी नदी पर आपको पोचमपाद परियोजना, ठीक है, कौन सी, तो पोचमपाद परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कौन सी, तो पोचमपाद परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी गोदावरी नदी पर। वृद्ध गंगा बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और महाराष्ट्र में त्र्यंबकम नामक स्थान से गोदावरी नदी निकलती है। तो इतनी चीज़ों को आप गोदावरी नदी के संदर्भ में याद रखिएगा। गोदावरी नदी के किनारे ही नासिक शहर, महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे ही है और नासिक में ही क्या होता है, महाकुंभ लगता है। ठीक है, याद रखिएगा 4 जगहों पर, देश में 4 जगहों पर महाकुंभ लगता है। अभी जैसा कि इलाहाबाद में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, इसी तरीके का एक महाकुंभ नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, चलिए दूसरी नदी की बात कर लेते हैं। दूसरी नदी जो है वो है कृष्णा नदी। ठीक है, कौन सी है, तो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कहाँ से, तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में कहाँ से, तो महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी पर आपको अलमाटी परियोजना देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कौन सी परियोजना, तो अलमाटी परियोजना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो नागार्जुन सागर परियोजना है। ठीक है, कौन सी, तो नागार्जुन सागर परियोजना है, अलमाटी परियोजना है। ये सब परियोजनाएं आपको कहाँ पर, कृष्णा नदी पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए एक और नदी की बात करेंगे, कौन सी, कावेरी नदी। ठीक है, कौन सी, तो कावेरी नदी। अब कावेरी नदी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो कावेरी नदी जो है तो ये कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पर, तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से, तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी जो है ये दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, किसके रूप में, तो दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है। किसको, कावेरी नदी को जानते हैं। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकलती है और कावेरी नदी पर आपको कौन कौन सी परियोजना, तो एक तो आपको मेट्टूर परियोजना, ठीक है, कौन सी, तो मेट्टूर परियोजना। ठीक है, कौन सी, मेट्टूर परियोजना। साथ ही साथ आपको शिव समुद्रम परियोजना, ठीक है, कौन सी, तो शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना और मेट्टूर परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं आपको कहाँ पर, कावेरी नदी पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक और नदी है, कौन सी, महानदी। तो महानदी की बात करेंगे तो इसको उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और महानदी पर क्या हो जाएगा, तो महानदी पर हीराकुंड परियोजना। ठीक है, कौन सी, तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, पेनगंगा और वेनगंगा किसकी, तो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इनमें से कोई एक युग्म जो है वो असुमेलित है और उसी युग्म की आपको पहचान करना। एक तरफ आपको क्रांतियों के नाम दिए गए और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। कोई एक युग्म असुमेलित है और कौन सा युग्म असुमेलित है उसी की आपको पहचान करना है। तो चलिए करते हैं। लाल क्रांति की बात करेंगे तो लाल क्रांति जो है ये टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति की बात करेंगे आलू उत्पादन से है। अमृत क्रांति की बात करेंगे कपास उत्पादन से है और गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो झींगा मछली उत्पादन से। आप लोग मुझे जल्दी से बताइएगा कौन सी क्रांति उसके संबंधित क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, फटाफट बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो लाल क्रांति की बात करेंगे तो लाल क्रांति जो है ये टमाटर से है, ये तो बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, लाल क्रांति की अगर हम लोग बात करेंगे टमाटर से है, बिल्कुल सही है। गोल क्रांति की बात करेंगे गोल क्रांति आलू से, ये भी बिल्कुल सही है। गुलाबी क्रांति की बात करेंगे झींगा मछली से, ये भी बिल्कुल सही।
अमृत क्रांति कपास उत्पादन से नहीं, ये गलत है और गलत ही आपको बताना था, तो ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग कपास उत्पादन की बात करेंगे, ठीक है, किसकी, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं तो कपास उत्पादन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये सिल्वर फाइबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो सिल्वर फाइबर, ठीक है, सिल्वर फाइबर, जिसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग रजत रेशा कह सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग रजत रेशा क्रांति कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कपास की अगर हम लोग बात करेंगे तो कपास को आप क्या करोगे, तो सिल्वर फाइबर कहोगे, रजत रेशा क्रांति से संबंधित है। जबकि अमृत क्रांति की अगर हम लोग बात करेंगे तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है, किससे, तो नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो नदी जोड़ो परियोजना से है। और कपास उत्पादन का संबंध सिल्वर फाइबर रजत रेशा क्रांति से। तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके की कुछ और क्रांतियां हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे आपसे रजत क्रांति पूछ ले, रजत क्रांति किससे, तो अंडे से है। ठीक है, किससे, तो अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देने से रजत क्रांति है। भूरी क्रांति अगर आपसे पूछ ले, भूरी क्रांति किससे है, तो आप आंसर करोगे उर्वरक। ठीक है, क्या होगा, तो उर्वरकों के जो है देसी उर्वरकों के उत्पादन को जो है बढ़ाने से है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग नीली क्रांति की बात कर लेंगे तो नीली क्रांति क्या हो जाएगी, तो नीली क्रांति आपके मछली उत्पादन को बढ़ावा देने से। ठीक है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, और नीली क्रांति की हम लोग बात करेंगे तो नीली क्रांति क्या हो जाएगा, तो ये मछली से। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो नीली क्रांति जो है मछली से। भूरी क्रांति की बात करेंगे उर्वरक से। रजत क्रांति की बात करेंगे क्या हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। ठीक है, पीली क्रांति की अगर हम लोग बात करें, किसकी, पीली क्रांति की बात करेंगे तो पीली क्रांति क्या हो जाएगा, तो तिलहन या सरसों कहोगे। ठीक है, क्या करोगे, तो तिलहन या सरसों कहोगे। ठीक है, पीली क्रांति क्या हो जाएगा, तो तिलहन या सरसों कह दोगे। ठीक है, नीली क्रांति हो गया। श्वेत क्रांति की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्वेत क्रांति किससे, तो दुग्ध उत्पादन। ठीक है, श्वेत क्रांति की बात करेंगे दुग्ध उत्पादन से है। और हरित क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो हरित क्रांति का संबंध किससे, तो खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, किससे, तो खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गरीबी गणना हेतु कैलोरी मापन का आधार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे भारत में गरीबी की गणना के लिए, ठीक है, सबसे पहले कैलोरी मापन आधार सर्वप्रथम किसने दिया था, अमर्त्य सेन ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, रथ व दांडेकर ने दिया था, कोर्डोगिनी ने दिया था। बताइएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, अमर्त्य सेन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अमर्त्य सेन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो अमर्त्य सेन के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, क्या है, तो ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको क्या हो रहा है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा, नोबेल पुरस्कार जो है तो ये कब प्रदान किया गया, तो 1998 में। ठीक है, कब, तो 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया कब, 1998 में। और ये नोबेल पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं। तो एक बात तो ये ध्यान रखिएगा अमर्त्य सेन के संदर्भ में। दादा भाई नौरोजी की अगर हम लोग बात करें तो नौरोजी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नौरोजी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले व्यक्ति, भारत में अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया है, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश संसद में, ठीक है, कहाँ पर, तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको, दादा भाई नौरोजी को, जिनको वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इनको मिस्टर नैरो मेजॉरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को मिस्टर नैरो मेजॉरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो नैरो मेजॉरिटी, दादा भाई नौरोजी को मिस्टर नैरो मेजॉरिटी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इनकी एक बुक है और बुक का नाम क्या है, तो इनकी एक बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्या है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बुक का नाम आपको याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये जो बुक है
इस बुक के संदर्भ में आपको याद रखना है कि जो ये बुक है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1901 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये बुक जो है 1901 में प्रकाशित हो रही है। और इस बुक में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले क्या किया था, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, क्या किया था, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्या किया था, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो कम से कम इतनी चीज़ों को तो नौरोजी से याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, रथ व दांडेकर ने। ठीक है, किसने, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा रथ व दांडेकर ने सबसे पहले गरीबी की गणना ही के लिए कैलोरी मापन को आधार के रूप में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2024 में G20 की अध्यक्षता भारत ने किसको सौंपी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। 2024 में G20 की अध्यक्षता भारत ने किसको सौंपी है? तो जापान को, ब्रिटेन को, जर्मनी को या फिर ब्राज़ील को? बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। करंट अफेयर के एग्जाम में, करंट अफेयर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको अपडेट रहना है। तो बताइएगा 2024 में अगर हम लोग बात करेंगे, लास्ट ईयर जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि G20 की स्थापना कब हुई। लास्ट ईयर आपसे जो प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में वो ये पूछा गया था कि G20 की स्थापना कब हुई है। तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 1999 में। ठीक है, 1999 में G20 की स्थापना हो रही है। ठीक है, लास्ट ईयर आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। 2024 में G20 की अध्यक्षता भारत ने किसको सौंपी है? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, ब्राज़ील को। ठीक है, किसको, तो ब्राज़ील आप आंसर कर दोगे। ब्राज़ील की अगर हम लोग बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो आंसर करेंगे आप लोग ब्राज़ीलिया है। ठीक है, क्या है, तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ीलिया है। और जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति का नाम क्या है? अगर हम लोग ब्राज़ील के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का नाम है लूला डी सिल्वा। ठीक है, क्या नाम है? तो लूला डी सिल्वा। ठीक है, लूला डी सिल्वा जो है ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। और 2024 में G20 की अध्यक्षता भारत ने ब्राज़ील को सौंपी है। ठीक है, ब्राज़ील के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ब्राज़ील जो है ये विश्व में कहवा के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, किसके, तो कहवा के उत्पादन में। ठीक है, क्या करता है, तो कहवा के उत्पादन में अग्रणी है, प्रथम स्थान रखता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ब्राज़ील की, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे ब्राज़ील की धारा पूछ ले, ठीक है, तो ब्राज़ील की अगर आपसे धारा पूछ ले तो याद रखिएगा ब्राज़ील की जो धारा है वो कैसी है, तो गर्म जल धारा है। ठीक है, गर्म जल धारा है। और किस महासागर की है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। ठीक है, कौन से, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और कैसी है, तो गर्म जलधारा है। ठीक, साथ ही साथ आपको याद रखना है ब्राज़ील में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक शहर है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, क्या है, तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो। और इस शहर में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1992 में क्या हो रहा है, तो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो रहा है, तो 1992 में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है, जहां पर क्या किया गया था, जहां पर हम लोग बात करेंगे तो एजेंडा 21 की बात की गई थी। ठीक है, क्या किया गया था, एजेंडा 21 की बात की गई थी। ठीक है, और आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया कि जो ये 21 है, एजेंडा 21 में अगर हम लोग बात करेंगे कि एजेंडा 21 को प्रस्तुत किया गया था। और एजेंडा 21 जो है, ये 21 जो है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो याद रखिएगा 21 जो है ये 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था, तो 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा था एजेंडा 21। और ये एजेंडा 21 कहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में पहले पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस पर भी आप लोग स्टार लगाइएगा, बताइएगा। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? जापान है, कनाडा है, जर्मनी है या फिर इटली है? तो बताएंगे 2024 में अगर हम लोग बात करेंगे तो G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? जापान है, कनाडा है, जर्मनी है या फिर इटली है? क्या आंसर करिएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे।
वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, इटली है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इटली हो जाएगा। इटली की अगर हम लोग बात करेंगे तो इटली की प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी है। ठीक है, कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी है, और ये वही है जिनसे मिलने के लिए बार बार मोदी जी, ठीक है, इटली जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की जो राजधानी है वो रोम है, और रोम कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी? तो इटली की राजधानी रोम है, टाइबर नदी के किनारे है। इटली की अगर आपसे गंगा पूछ ले कि इटली की गंगा किसको कहते हैं, तो आप आंसर करोगे पो नदी को। ठीक है, कौन सी नदी को? तो इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। ठीक है, इटली में मैंने आप लोगों को 3 ज्वालामुखी बताए थे, आप लोगों को याद होगा। इटली में मैंने आप लोगों को 3 ज्वालामुखी बताया था। ठीक है, कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? तो एक तो है विसुवियस है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो एक तो विसुवियस है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है, तो एटना है। और तीसरा अगर हम लोग ज्वालामुखी की बात कर लेंगे तो कौन सा है, तो स्ट्रॉम्बोली है। ठीक है, तो 3 ज्वालामुखी हैं, विसुवियस, एटना और स्ट्रॉम्बोली। 3 ज्वालामुखी आपको इटली में देखने को मिल जाएगा। इटली की राजधानी रोम है, टाइबर नदी के किनारे। इटली की गंगा पो है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन हो जाएगा? तो इटली हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि इटली में अगर आपसे पूछ ले कि इटली में रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी हवा कौन सी है, कौन सी हवा है जो रक्त वर्षा करती है इटली में, तो आप आंसर करोगे सिराको। ठीक है, कौन सी? तो सिराको हवा जो है जो इटली में रक्त वर्षा करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इटली में रक्त वर्षा करने के लिए उत्तरदायी कौन सी हवा है? तो आप आंसर करोगे सिराको। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बताएंगे इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता गैट की बात करेंगे तो गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हो रही है? 1995 में, 1992 में, 1997 में, या फिर वर्ष 2000 में? क्या आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल बहुत अच्छे, ये प्रश्न कई बार हम लोग कर चुके हैं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं, कोई संभावना नहीं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? 1995 में। WTO की स्थापना 1995 में हो रही है, और भारत इसका सदस्य कब बना? अगर आपसे बोले कि भारत सदस्य कब बना, तो भारत 1995 में ही WTO का विश्व व्यापार संगठन का क्या हो जा रहा है? तो भारत 1995 में ही सदस्य बन जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत कब बना? तो 1995 में बना, और इसकी स्थापना कब हो रही है? 1995 में। अगर आपसे WTO का हेडक्वार्टर पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले? अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो हेडक्वार्टर आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर कर दोगे जेनेवा में। ठीक है, कहाँ पर? तो WTO विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। 1995 में इसकी स्थापना हो रही है, और भारत इसका सदस्य कब बन रहा है? 1995 में। ठीक है, 1995 में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे यहाँ भारत में क्या हो रहा है? तो आपको मैंने बताया था, भारत में 2 काम हो रहा है। एक तो मिड डे मील योजना की शुरुआत हो रही है भारत में 1995 में। अगर हम लोग बात करेंगे तो एक काम तो ये हो रहा है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा काम क्या होगा, जल्दी से बताओ। 1995 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, तो एक तो मिड डे मील योजना की शुरुआत तो हो जा रही है 1995 में। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत 1995 में क्या हो रहा है, तो सदस्य बन जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है, और आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प तक आपको पहुंचना है। तो चलिए जल्दी से सारे लोग मिलान कर दीजिए, क्या हो जाएगा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बहन मिलान कर देंगे। एक तरफ आपको अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन अनुच्छेदों से संबंधित आपको बातों के विषय में बताया गया। क्या आंसर कर देंगे? अनुच्छेद 47 है, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 42 है। क्या हो जाएगा? तो चलिए मिलान करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अनुच्छेद 47 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 47 में क्या किया गया? तो अनुच्छेद 47 में मादक द्रव्यों के निषेध की बात की गई। ठीक है, जो मादक द्रव्य हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनको प्रतिबंधित करने की बात की गई। तो पहले का चौथा आपको कहाँ पर, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या डी में दिख रहा है। तो बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन चलिए और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 में अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 48 में आपको पता है वन्य जीव और दुधारू पशुओं की सुरक्षा की बात की गई। तो बी का क्या हो जाएगा? पहले का चौथा हो गया और बी का तीसरा हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 41 में अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 41 में क्या है?
अनुच्छेद 41 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो जो व्यक्ति हैं भारत के जो नागरिक हैं उनको क्या है, तो उनको उनकी योग्यता आवश्यकता के अनुसार क्या करना, उनकी सहायता करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 41 की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो वृद्धावस्था पेंशन ये हो जाएगा अनुच्छेद 41। और अनुच्छेद 42 में आपको पता है गर्भवती जो महिलाएं हैं, जो प्रसूति महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके लिए विशेष उपबंध करना। तो सी का दूसरा हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर जितने मेरे भाई आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें उनकी निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव होता है। तो कूट के आधार पर आपको बताना है, बताइएगा कौन सा सही विकल्प होगा। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, राष्ट्रपति महोदय की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में आपको पता है कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और ये जो 12 सदस्य मनोनीत करेंगे ये कहाँ से मनोनीत करते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। राज्यसभा में क्या करेंगे, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। और ये 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाएंगे ये कहाँ से किए जाएंगे, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर रहे हैं और कहाँ से करेंगे, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। साहित्य है, विज्ञान है, समाज सेवा है, सहकारी आंदोलन है या फिर कला है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो आपको पता है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं जो कि कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा से चुने जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं जो कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा से चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सहकारी आंदोलन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर करोगे 1 3 4 5। कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा है। ठीक है, कहाँ पर दिख रहा है, तो 1 3 4 5 आपको कहाँ पर ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अंतर्राज्य परिषद की अगर हम लोग बात करेंगे तो अंतर्राज्य परिषद जो है इसका उल्लेख कहाँ पर, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। ठीक है, कहाँ पर, अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। और अंतर्राज्य परिषद की स्थापना या फिर इसका गठन जो है वो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य या फिर केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषद का गठन करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, कहाँ पर, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के विषय में बताया गया है। राष्ट्रपति के लिए जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर बनना है तो आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, क्या होगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के लिए आयु सीमा जो होगी वो 35 वर्ष होगी और राष्ट्रपति के लिए जो पद है वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसको भी आप स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग स्टार लगा लेंगे। तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। तो कौन सा संशोधन है जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं। 100वां संशोधन अधिनियम है, 101वां संशोधन अधिनियम है, 102वां संशोधन अधिनियम है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, और इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है या किस उद्देश्य से इस संशोधन अधिनियम को पास किया गया या इस संशोधन अधिनियम में क्या है, तो याद रखिएगा लोकसभा में अगर हम लोग बात करेंगे
लोकसभा में और बात करेंगे, और साथ ही साथ कहाँ पर, और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो अगर हम लोग लोकसभा और विधानसभा में बात करेंगे तो 1/3 स्थान को क्या कर दिया गया? आरक्षित कर दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा? तो 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जिसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया है, और इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान अब आरक्षित है। तो 106वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी है। ठीक है, क्या है? तो जीएसटी है। 102वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसके द्वारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है, उसको क्या किया गया? पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया। 100वां संविधान संशोधन जो है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जमीन का विभाजन किया गया तो उससे संबंधित है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ेंगे। सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम कहाँ पर की गई? तो राजस्थान में की गई है, मध्य प्रदेश में की गई है, गुजरात में की गई है, या फिर केरल में की गई। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम की बात की जा रही है तो बताइएगा सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन की हम लोग बात करें, सूचना के अधिकार की बात करेंगे तो आपको याद रखना है ये वर्ष 2005 में आया है। ठीक है, कब आया? तो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार आया है। और सूचना के अधिकार के तहत जब किसी व्यक्ति से या फिर किसी विभाग से या फिर किसी पदाधिकारी से सूचना मांगी जाती तो आपको याद रखना है कि 30 दिनों के भीतर सूचना देना आवश्यक हो। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया। ठीक है, कितने दिनों के भीतर? तो 30 दिनों के भीतर ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, सूचना के अधिकार के तहत किसी से सूचना मांगी जाती है तो कितने दिन के भीतर सूचना देना आवश्यक होता है? तो 30 दिन के अंदर सूचना देना आवश्यक होता है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार 2005 में आ रहा है और इसकी मांग करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे क्या? ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, राजस्थान कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए जितने मेरे भाई आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में आपको याद रखना है कि राजस्थान जो है तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पहले स्थान पर राजस्थान राज्य। ठीक है, राजस्थान की जो राजधानी है तो राजधानी क्या है? तो ये जयपुर है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजधानी है जयपुर। और जयपुर को हम लोग क्या करते हैं? तो जयपुर को हम लोग पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। वहीं राजस्थान में अगर हम लोग उदयपुर की बात कर रहे हैं तो उदयपुर को क्या करते हैं? तो उदयपुर को वाइट सिटी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो उदयपुर को वाइट सिटी कहा जाता है, याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, एक और शहर है जोधपुर। ठीक है, कौन सा? तो जोधपुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का जो जोधपुर शहर है इसको ब्लू सिटी कहा जाता है, उदयपुर को वाइट सिटी कहा जाता है और जोधपुर को ब्लू सिटी, जयपुर को पिंक सिटी। ठीक, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में ही अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में आपको एक और बात याद रखनी है कि राजस्थान में अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में नागौर में, ठीक है, कहाँ पर? तो राजस्थान में नागौर में अगर हम लोग बात करें तो नागौर में 1959 में पहली बार क्या हो रहा है? पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो राजस्थान में 1959 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की क्या हो रही? शुरुआत हो रही है। आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो राजस्थान में नागौर से हुई थी 1959 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वैदिक कालीन 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऋग्वैदिक कालीन अगर हम लोग बात करेंगे 10 राग युद्ध जो है ये 10 राजाओं का युद्ध था। और इस युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तरफ भरत जन के नेता थे, भरत जन के नेता का नाम सुदास था। ठीक है, क्या नाम था? तो भरत जन के नेता सुदास थे और इनके पुरोहित अगर आपसे पूछ लेगा तो आप आंसर करोगे वशिष्ठ थे। ठीक है, क्या होगा? तो 10 राग युद्ध अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 राग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था, जिसमें एक तरफ भरत जन के नेता सुदास थे जिनके पुरोहित वशिष्ठ थे, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी तरफ 10 अन्य जनों के राजा थे। ठीक है, क्या होगा? तो दूसरी तरफ 10 अन्य जनों के राजा थे
जिनके पुरोहित कौन थे, तो जिनके पुरोहित विश्वामित्र थे। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो युद्ध है तो ये कौन सी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 10 राग युद्ध। भरत जन के नेता सुदास हैं और इनके पुरोहित वशिष्ठ हैं, जबकि दूसरी तरफ 10 अन्य जन थे जिनके पुरोहित विश्वामित्र थे। और ऐसा माना जाता है कि इसी भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या है, भारत पड़ा है। ठीक है, क्या है, तो ऐसी मान्यता है कि इसी भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया है, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, परुष्णी नदी। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, तो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा परुष्णी नदी। और परुष्णी नदी का वर्तमान नाम क्या है, आप आंसर करोगे रावी। ठीक है, क्या है, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी का वर्तमान नाम क्या है, तो रावी है। ठीक है, और रावी नदी के किनारे ही आपको याद रखना है 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है, तो ये पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे ही 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। और हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, किसने की थी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। हड़प्पा कहाँ पर है, तो पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। ठीक है, और रावी नदी का ही प्राचीन नाम परुष्णी है और इसी परुष्णी नदी के किनारे 10 राग युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के किस लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, रुमिंदेय स्तंभ लेख, कौसाम्बी स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ लेख या फिर सारनाथ स्तंभ लेख, बताइएगा क्या हो जाएगा। अशोक के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अशोक की अगर हम लोग बात करें तो अशोक जो है ये 269 ईसा पूर्व में राजा बनता है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 269 ईसा पूर्व में अशोक राजा बन रहा है। और राजा बनने के क्या हो रहा है, राजा बनने के 8वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा बनने के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अशोक जो है ये 269 ईसा पूर्व में राजा बन रहा है। राजा बनने के 8वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो 261 ईसा पूर्व में अशोक जो है वो कलिंग युद्ध लड़ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, तो कलिंग युद्ध लड़ रहा है। और इसी युद्ध के बाद अशोक क्या करता है, तो संन्यास ले लेता है। ठीक है, अशोक राजा बनने की अगर हम लोग बात करेंगे तो 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है। ठीक है, अशोक क्या हो रहा है, तो राजा बनने के 10वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो अशोक क्या कर रहा है, तो बोध गया की यात्रा कर रहा है। अशोक राजा बनने के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा कर रहा है। और 20वें वर्ष अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या करेंगे, तो 20वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा बनने के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा कर रहा है। ठीक है, कहाँ की, तो लुम्बिनी की यात्रा कर रहा है। ठीक है, अशोक 269 ईसा पूर्व में राजा बनना है। राजा बनने के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध कर रहा है। कलिंग युद्ध के बाद ही आपको पता है कि अशोक संन्यास ले लेता है। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करेगा और 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण अभिलेखों को आपको याद रखना है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें कौन से, तो अगर हम लोग बात कर लें भाब्रू शिलालेख। ठीक है, कौन सा, तो भाब्रू शिलालेख की अगर हम लोग बात करें तो भाब्रू शिलालेख से अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अशोक के बौद्ध होने का जो प्रमाण है वो कहाँ से, तो भाब्रू शिलालेख से मिलता है। इसके अलावा आपको याद रखना है मास्की हो गया। ठीक है, कौन सा, तो मास्की अभिलेख है। साथ ही साथ गुर्जरा अभिलेख है। साथ ही साथ आपको याद रखना है नेटूर अभिलेख है। ठीक है, कौन सा, तो नेटूर अभिलेख है। और आपको याद रखना है उद्गोलन है। ठीक है, कौन सा, तो उद्गोलन है। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलन, ये 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलन 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक के क्या हो रहा है, जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, भाब्रू में अगर हम लोग बात करेंगे तो भाब्रू में क्या हो रहा है, तो भाब्रू शिलालेख में अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिल रहा है। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलन में अशोक के, ठीक है, अशोक के नाम का उल्लेख मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो जो कौसाम्बी अभिलेख है, ठीक है, कौसाम्बी अभिलेख है, इसमें इसकी एकमात्र रानी, अशोक की एकमात्र रानी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कारुवाकी। तो कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अशोक की पत्नी है, इनकी रानी है कारुवाकी, और कारुवाकी का उल्लेख मिलता है कौसाम्बी अभिलेख में। और कौसाम्बी अभिलेख जो है इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के समय में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको पता है कि जो विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है, विजयनगर जो साम्राज्य था
इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में हो रही है। किसके द्वारा की जा रही है? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 में हो रही है और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और किसके समय में की थी? तो याद रखेंगे आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, कौन? इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन से राजवंश है? तो उनका नाम आपको याद रखना है। तो पहला जो राजवंश है वो है संगम वंश। संगम वंश के बाद जो दूसरा राजवंश है वो है सुल्लू वंश। सुल्लू वंश के बाद जो तीसरा राजवंश है वो है तुल्लु वंश। और तुल्लु के बाद जो चौथा वंश है वो है अराविडु वंश। ठीक है, तो ये 4 राजवंश हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में जो है शासन किया था। संगम वंश, तुल्लु वंश, तुल्लु वंश, अराविडु वंश। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, आपसे पूछ रहा है देवराय प्रथम के समय में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो देवराय प्रथम अगर हम लोग बात करेंगे तो देवराय प्रथम के समय में आप आंसर करोगे किसको? निकोलो डी कोंटी को। ठीक है, किसको? निकोलो डी कोंटी जो है ये देवराय प्रथम के समय में था। अब्दुल रज्जाक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देवराय द्वितीय के समय में था। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अब्दुल रज्जाक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देवराय द्वितीय के समय में था। और डोमिंगो पाइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये याद रखेंगे आप लोग, कृष्ण देवराय के समय में आया था। ठीक है, किसके समय में? तो ये कृष्ण देवराय के समय में आया था। कृष्ण देवराय के दरबार में ही आपको पता है अष्ट दिग्गज निवास करते थे। ठीक है, क्या होगा? कृष्ण देवराय के दरबार में ही अष्ट दिग्गज निवास करते थे। और कृष्ण देवराय जो है तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्यद। ठीक है, क्या नाम है? तो कृष्ण देवराय की पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्यद। कृष्ण देवराय के समय में अष्ट दिग्गज निवास करते थे। और कृष्ण देवराय का जो समय है ये तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, क्या होता है? तो ये तेलुगु साहित्य की अगर हम लोग बात करेंगे, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है किसके? कृष्ण देवराय के समय को। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? देवराय प्रथम के समय में निकोलो कोंटी आया था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्नों की संख्या और होनी चाहिए। एक मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग। आपके सामने है। अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगला जो प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1890 में, 1877 में, 1887 में या फिर 1878 में? आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? क्या आंसर कर देंगे? चलिए जल्दी से बताइएगा। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, देखो जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय जो समाचार पत्र थे, तो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसके द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। ठीक है, और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये किसके समय में आ रहा है? तो आपको याद रखना है ये लॉर्ड लिटन के समय में आ रहा है। ठीक है, किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन के समय में आ रहा है। लॉर्ड लिटन का समय क्या है? तो 1876 से लेकर के 1880 का है और इनके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ रहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्हीं के समय में क्या हो जाएगा? तो इनके समय में आर्म्स एक्ट को भी प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आर्म्स एक्ट लगाया गया था जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लॉर्ड लिटन जो है तो इन्हीं के समय में सिविल सेवा में शामिल होने की जो आयु है, सिविल सेवा में शामिल होने की जो आयु है उसे 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिए गए थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 21 से घटाकर, ठीक है, क्या हो जाएगा? 19 वर्ष कर दिया जाएगा। ठीक, तो
लॉर्ड लिटन का समय है 1876 से लेकर के 1880 का। इनके समय में आर्म्स एक्ट आ रहा है। इन्हीं के समय में सिविल सेवा में शामिल होने की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 19 वर्ष किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे लॉर्ड लिटन की, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने ओवेन मैरीडेथ के नाम से ये कविताएं भी लिखता था। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओवेन मैरीडेथ के नाम से, ओवेन मैरीडेथ के नाम से क्या करता था, तो ओवेन मैरीडेथ के नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है, ओवेन मैरीडेथ के नाम से कविताएं लिखा करता था। सिविल सेवा में शामिल होने की आयु 21 से घटाकर 19 कर दिया गया। आर्म्स एक्ट इसके समय में लगा दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया गया। साथ ही साथ आप याद रखेंगे अकाल की जांच के लिए, ठीक है, किसके लिए, तो अकाल की जांच के लिए इसके समय में स्ट्रेसी आयोग का गठन किया जाएगा। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि जो स्ट्रेसी आयोग है इसका संबंध किससे है, तो स्ट्रेची आयोग का संबंध अकाल से है। अकाल की जांच करने के लिए स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी 1878 में, 1878 में। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने, अलेक्जेंडर विलियम ने, एकरमैन ने, या फिर ग्राहम बेल ने। तो क्या हो जाएगा, तो एडिसन के संदर्भ में आप बचपन से कहानियां सुनते आ रहे हो कि इन्होंने किसका, तो इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। और टेलीफोन का आविष्कार जो है ये ग्राहम बेल हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, याद रखेंगे। ठीक है, वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोग इसको स्टार लगाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे कह रहा है वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पद्मा सुब्रमण्यम की बात हो रही है। पद्मा सुब्रमण्यम जो है तो इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ओडिसी से है, कुचिपुड़ी से है, मोहिनी अट्टम से, या फिर भरतनाट्यम से। क्या हो जाएगा, 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध, आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो तमिलनाडु का। ठीक है, कहाँ का, तमिलनाडु का नृत्य है। और तमिलनाडु में कौन सा उत्सव, तो आप आंसर कर दोगे पोंगल। ठीक है, कौन सा, तो तमिलनाडु में पोंगल उत्सव का आयोजन होता है। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव का आयोजन होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का भी आयोजन होता है। ठीक है, क्या होता है, तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का भी आयोजन होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है तो ये केरल का नृत्य है, केरल का है। कुचिपुड़ी की हम लोग बात करेंगे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। और ओडिसी तो आप जान ही रहे हो, उड़ीसा का। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे, भरतनाट्यम से। अच्छा, आप ये नाम याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पद्मा सुब्रमण्यम को कौन सा सम्मान दिया गया 2024 में, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो पद्म विभूषण आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किनको कौन सा सम्मान मिला है, तो पद्म विभूषण दिया गया है 2024 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। असुमेलित कथन का चयन कीजिए। एक तरफ आपको उपनाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको शहरों के नाम दिए गए हैं और आपको मिलान करना है कि कौन सा असुमेलित है, उसकी आपको पहचान करना है। ठीक है, आप जो असुमेलित है उसी की आपको पहचान करना है। एक तरफ आपको उपनाम दिए गए और दूसरी तरफ शहर दिए गए। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। भारत का पेरिस बेंगलुरु को कहा जाता है। बताइएगा कौन सा असुमेलित है, क्या आंसर कर देंगे। तो देखो, भारत का जो पिट्सबर्ग है जमशेदपुर को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर जो है मुंबई को कहते हैं। नवाबों का शहर जो लखनऊ को कहते हैं। भारत का पेरिस जो है, तो पेरिस जो है ये बेंगलुरु को नहीं बल्कि किसको, बल्कि जयपुर को कहते हैं। ठीक है, भारत का पेरिस किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा बेंगलुरु को नहीं जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन संख्या डी गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक, वहीं पेरिस की अगर हम लोग बात करें तो पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, किसकी, तो पेरिस की हम लोग बात करेंगे तो फ्रांस की राजधानी है। और कौन सी नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी, तो सीन नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और कौन सी नदी के किनारे, तो सीन नदी के किनारे। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय भी है। ठीक है, किसका, तो यूनेस्को का मुख्यालय भी है। यूनेस्को का
मुख्यालय भी है और इसकी स्थापना कब हो रही है? 1945 में हो रही है, 1945 में हो रही है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों को मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। एक तरफ आपको उपनाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ देशों के नाम दिए गए हैं। कूट के आधार पर आप मिलान कर दिएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया। चलिए जल्दी से मिलान कर दीजिए। चलिए जल्दी से सारे लोग मिलान कर दीजिए। क्या हो रहा है? तो एक तरफ आपको उपनाम दिया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको देशों के नाम दिए गए। जल्दी से देखा, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है वो हम लोग कहते हैं किसको? नॉर्वे को कहते हैं। ठीक है, यूरोप में खेल का मैदान किसको कहते हैं? तो आप आंसर कर दोगे स्विट्जरलैंड को कहते हैं। झीलों का देश किसको कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं। और नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला कहाँ पर दिख रहा है? तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या ए में दिख जा रहा है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, अच्छा फिनलैंड के संदर्भ में आपको याद रखना है, फिनलैंड की अगर हम लोग बात कर लें, फिनलैंड की अगर हम लोग बात करें तो फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है और ये प्रसन्नता सूचकांक में, ठीक है, कहाँ पर? तो फिनलैंड जो है तो ये प्रसन्नता सूचकांक में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रसन्नता सूचकांक में पहले स्थान पर है। ठीक है, और अभी अगर हम लोग भारत की बात कर लेंगे तो भारत का जो प्रसन्नता सूचकांक में स्थान है वो 118वां है। ठीक है, पहले कितना था? तो पहले भारत का स्थान 126 था, लेकिन वर्तमान में भारत का स्थान 118वां है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कब और कहाँ पर हुआ है? तो बताइएगा। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहली बार अगर हम लोग बात करेंगे, पहली बार एशियाई खेलों का पहला आयोजन कब और कहाँ पर हुआ है? तो 1951 में टोक्यो में, 1951 में मनीला में, 1951 में जकार्ता में, या फिर 1951 में दिल्ली। तो ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न भी है। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं या जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जाने से पहले आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चैट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे। व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप पर जरूर जाइए। मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, तो व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप से भी ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।